नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात, होने वाले इलेक्शन की तारीख़ों का ऐलान हो चुका है और यूपी में इलेक्शन जिस तरीके से 7 फेसेस में होंगे वो सारी तारीख़ें भी आ गई हैं और दूसरी 4 रियासतों की भी तारीख़ें आ गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का बहुत ही अजीब व गरीब स्टेटमेंट था आज। अजीब व गरीब कैसे हो गया उसकी वजाहत तो हमारे दोस्त मनीष करेंगे। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन किसी के खिलाफ कैंपेन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रह करके ही कोई व्यक्ति इस तरह के कैंपेन कर सकता है। एक दूसरी बात जो बहुत सारी जगहों पे है कि अगर कोई भी व्यक्ति, संगठन, बेसिकली वो अन्ना हजारे के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगता है तो उस पूरे मुहिम में जो लगा हुआ जो पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टी के खाते में चला जाएगा, उसके खर्च में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। मतलब ये है कि चाहे वो रामदेव हों, चाहे वो अन्ना हजारे हों, अगर ये लोग रैलियां करते हैं और ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दो या कांग्रेस को वोट नहीं दो, ब्ला ब्ला, तो उस पूरी मुहिम में अन्ना हजारे या रामदेव की रैली में जो पैसे खर्च हुए, जो पैसा जो खर्च हो रहा है, उसका एस्टिमेट लगा करके उसे उस पार्टी के खाते में जोड़ दिया जाएगा कि भाई ये आपके। तो ये एक तरीका है जिसके तहत कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस पूरी चीज़ों को रेगुलेट करना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह की स्टेटमेंट देना ठीक है? क्योंकि इस तरीके से वो एक तरह से देखा जाए तो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार नहीं, कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी के एजेंट की तरह काम करने की बात। वो इसलिए कि मुझे एक सिचुएशन में क्रिएट करता हूँ। अगर टीम अन्ना ये कहे, रामदेव जी ये कहें कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार को हटाया नहीं जा सकता, लोग जो है भ्रष्टाचार के साथ जीना जो है लोगों ने सीख लिया है, लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि लोग भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं और भ्रष्टाचार को पसंद करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। अगर ये अपील अन्ना हजारे और रामदेव करने लग जाएं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या अन्ना और रामदेव महाराज की जो रैली के जो पैसे हैं वो कांग्रेस के इसमें डाल देंगे? बात दूसरी है, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का दायित्व क्या है। एक टेक्निकल दायित्व है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराना, ये कराना, वो कराना। हालांकि मैं शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है एक ये दंतहीन विषहीन इंस्टीट्यूशन है, इसके हाथ में वैसे है कुछ नहीं है जी। ये चिल्लाने चिघारने के अलावा, प्रेस में भाषण देने के अलावा इनके पास रियल कोई पावर है नहीं। बेसिकली रीज़न कि देखिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पावर तो है, मैंने दिया हुआ है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेसिकली पॉलिटिकल अपॉइंटी की तरह इस देश में काम करते हैं। वो उनका ध्यान रहता है कि रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन कहाँ क्या होगा, उस पर थोड़ा ज़्यादा ही मशक्क़त जो है, दिमाग ध्यान लगा रहता है। तो खैर ये अलग डिबेट है। दूसरी बात क्या है कि जब आप इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाते हो तो बहुत ही टेक्निकल हो जाते हो और
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने का इलेक्शन कमिश्नर का जो है, कमीशन का जो सिस्टम कैसा है, तो आप देखते हैं साउथ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में एवं राजस्थान में आप इलीगल काम करते हुए उम्मीदवारों को हमने देखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी देखा होगा, अलग अलग चीफ कमिश्नर साहब ने देखा होगा कि कोई पैसे बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टीवी कैमरे के सामने वोट के लिए पैसा दिया जा रहा है, खरीद बिक्री शराब, ये कौन नहीं जानता। बहुत सारे लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं चुनाव के दौरान। क्या किसी को सस्पेंड किया है क्या? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन करने के लिए किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को क्या सजा दी गई है? क्या किसी पार्टी को सस्पेंड किया गया है चुनाव लड़ने से? नहीं किया गया। तो इसलिए कंक्लूड किया जा सकता है कि भाई ये जो है बिल्कुल ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके न दांत है ना आंत है। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन फिर भी एक जो है हमें ये देना चाहिए कि किस सिचुएशन में किस सवाल के ऊपर जो है उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। कभी कभी प्रेस वाले भी शैतान होते हैं। हाँ, उसको तोड़ मरोड़ को पेश करते हैं। वो सिचुएशन क्या है, जी। नहीं है, उन्होंने पूछा हो कि भाई ये जो प्रचार करेंगे उनका पैसा किस में जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके मुंह से ये निकल गया होगा कि भाई अगर वो किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो वो पैसा जो ऑटोमेटिकली पार्टी के पास चला जाए, तो वो न्यूज़ बन जाता है। एक जो है माने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बैट्समैन को मिलता है। तो हमारे मुख्यदार सीसी साहब है तो उनको जो है एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बट हैविंग सेड दिस, जिस तरीके का जो गैग अगर चीफ इलेक्शन लगाना चाहते हैं, चाहे वो अन्ना हजारे हों, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, हिंदुस्तान में राइट टू असेंबली एंड राइट टू हैव एन ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल और एनीथिंग, ये फंडामेंटल राइट है। हम एज ए इंडिविजुअल भी किसी पार्टी के लिए और किसी पार्टी के खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन और सरकार इसमें बीच में अपना नाक नहीं घुसड़ सकती। तो जो राइट हमारा है वो अन्ना हजारे का भी है, वो रामदेव महाराज का भी है, वो किसी और का भी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी है। क्या रोल हो सकता है अन्ना का इस पूरे इलेक्शन के दौरान? क्या रोल हो सकता है? अभी 3 दिन तो अन्ना का अनशन चलेगा। लेकिन आज तो मैं भी टीवी में देख रही थी, इस प्रोग्राम से पहले के बीमार हैं, वायरल हो गया है और एंटीसेप्टिक मेडिसिन दी जा रही है। अभी मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। अन्ना स्वस्थ है, अन्ना को स्वस्थ रहना भी पड़ेगा और अन्ना को स्वस्थ होना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो देश की तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो है और इस लड़ाई में जो है उनकी तबीयत को जो है वो 3 दिन का अनशन है। उनकी तबीयत जो है वो भगवान ऊपर वाले से ही कामना हम लोगों को करना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक टीम अन्ना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। हाँ, घेरा तो जा रहा है, घेरा जा रहा है। ये कल बेवकूफ़ी वाली बात, उनको कांग्रेस एजेंट बना दिया जाता है, कभी आरएसएस उनके ताल्लुक और बहुत सारी चीजें जिसको वो तो शुरू से बनाया जा रहा है। वो तो शुरू से बनाया जा रहा है कि वो आरएसएस के एजेंट हैं। मुझे एक समझ में नहीं आता कि अगर आरएसएस के एजेंट ही हैं फॉर मिनट तो कौन सा बवाल टूट गया। और मीडिया के उन लोगों को कि जो इस पूरे डिबेट को जो है घटिया स्तर पे लेकर के जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जब से इतिहास बना है तब से ऐसे 4 महापुरुष हुए हैं जो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर आरएसएस से ज़्यादा खतरनाक कम्युनल माइंडसेट के भी लीडर्स पैदा लिए हैं, वहाँ सर्वाइव किए, मंत्री बने हैं और ऑफिस बेरर्स बने हैं। ये बात नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए, आपने एक फोटो किसी अखबार ने जो है वो अपना कर्ज जो है वो अदायगी में जो है उन्होंने छाप दिया कि वो जो है उन्होंने वहाँ से प्रेरणा लिए, तो ये लिया तो वो लिया। ठीक है, शाम तक में दिग्विजय सिंह का फोटो आ गया। तो दिग्विजय सिंह साहब ने किस तरीके से नाना देशमुख का से प्रेरणा ली, ये भी छापना चाहिए अगले दिन। तीसरी बात,
कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज, सोशलिस्ट, समाजवादी और दूसरे तरह तरह के मार्क्सवादी लोगों की तस्वीरें, नाना देशमुख वॉज अ बिग लीडर। नाना देशमुख बनने के लिए बहुत लोगों को बहुत जन्म लेना पड़ता है। नाना देशमुख जैसा व्यक्ति आसानी से किसी भी समय काल में पैदा नहीं होता। एंड ही इज एन एग्जाम्पल। अगर जिनको नाना देशमुख के बारे में मालूम नहीं है, वो नाना देशमुख को कुछ भी समझ लें, कुछ भी कह लें, अन्ना हजारे को कुछ भी कर लें, बट नाना देशमुख की जो पर्सनालिटी है उसके टक्कर में हिंदुस्तान में आज राजनीति में कोई वैसा व्यक्ति जो उनके आसपास भी खड़ा नहीं हो सकता। उनके साथ नाना की फोटो है और इसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? सही कहा। एक बात तो बताइए, दिग्विजय सिंह साहब पैर छूने के लिए क्यों गए हुए थे नाना देशमुख के? तो ये बहुत सारी चीजें हैं और ये ऐसा इल्जाम है कि वो फला आरएसएस का एजेंट है। तो ये इस तरह के आरोप के न सिर हैं न पैर हैं। बस मैं ये बेवकूफ़ी है। अन्ना के एक दो जो उन्होंने सांसदों को और पीएम के नाम जो लेटर लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूंगी। उन्होंने सोनिया गांधी को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। बिल्कुल। चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है? चिट्ठी लिखने का मतलब ये है कि मैं अपील कर रहा हूं कि प्लीज लिसन टू आवर डिमांड्स। वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से। वो बिल्कुल वो सही तरीका है। सही। और अगर आप इसको नहीं करोगे तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम पीसफुली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए अधिकारों को जो है हम लागू करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। भ्रष्टाचार से लड़ना है, लोकपाल के लिए सरकार ने कमिटमेंट दिया। लोकपाल के लिए सोनिया गांधी ने कहा कि भाई हम स्ट्रांग लोकपाल लेकर के आएंगे। मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई हम स्ट्रांग लोकपाल लेकर के आएंगे। जब सब आदमी आप लोगों ने पहले कमिट कर दिया कि हम एक स्ट्रांग लोकपाल लेकर के आएंगे, तो आप जो लोकपाल लेकर के आ रहे हो तो ये तो बताना पड़ेगा कि भाई स्ट्रांग है या नहीं है। पूरे देश की जनता को लग रहा है कि भाई स्ट्रांग नहीं है। आप जो है जो अप्रैल में जो आपने जो प्रपोज किया था कि भाई हम इस तरह का लोकपाल लेकर के आएंगे, आप उसको भी हटा दिए, उससे भी डायल्यूट पीछे पोजीशन पे चले गए। मैं सुब्रमण्यम स्वामी से जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो लोकपाल का जो आ रहा है उसमें एक क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल के पास ये शक्ति होगी कि भाई बिना किसी से पूछे पाछे जो है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है कि वो एफआईआर और चार्जशीट और केस जो है वो उस पर लागू कर सकता है। अभी जो है परमिशन लेने में बहुत आसानी होता है। अब आपने जो अभी जो जिसको आप सरकार जिसको कह रही है कि भाई कि स्ट्रांग लोकपाल है, वो 3 फेज में परमिशन लेने की जरूरत है। उस आदमी के ऊपर केस हो या नहीं हो, उसके पहले 3 बार जो है वो आदमी जो है लोकपाल के पास आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। तो आप इस तरह का एक ढांचा क्रिएट करना चाह रहे हो जिसके बारे में हम अप्रैल महीने से ही ब्लैक एंड व्हाइट में लगातार हम बोलते आ रहे हैं कि सरकार की नीयत खराब है। सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहती। सरकार नहीं चाहती कि जो भ्रष्ट तंत्र जो हमारे समाज में है, हमारे देश में जो है, वो पूरी तरह से खत्म हो। अन्ना जी का ये अनशन और यूपी इलेक्शन और लोकपाल बिल, इस सबको कैसे कनेक्ट करेंगे आप? बिल्कुल कनेक्ट होगा। कनेक्ट क्यों नहीं होगा? सरकार ने कहा था कि भाई विंटर सेशन में हम लोकपाल लेकर के आएंगे। सरकार नहीं लेकर के आ रही है। सरकार ने कहा था कि भाई स्ट्रांग लोकपाल लेकर के आएंगे। सरकार लेकर नहीं आ रही है। सरकार जो है उन्होंने कहा था कि भाई हम जो सेंस ऑफ हाउस जो है उसको लागू करेंगे। अभी कह रही भाई सेंस ऑफ हाउस क्या बकवास है, ये जो है उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। सरकार ने कहा था कि भाई कि स्टैंडिंग कमेटी में सारे इश्यूज को जो है अन्ना हजारे के दिए हुए सारे पॉइंट जो जन लोकपाल बिल में उठाए गए हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक राय बना करके उसके स्टैंडिंग कमेटी के जो मुखिया हैं वो मनोज सिंघवी साहब, वो जो है वो उसको ध्यान करके एक सरकारी लोकपाल तैयार करेंगे। लेकिन जो जो सेशंस दिए गए, सेंस ऑफ हाउस, सारा चीज़, सारी डिमांड्स, तो ये देश की जनता क्या बेवकूफ़ है जो 13 दिन तक जो है सड़कों पर जो है आंदोलन की? या सरकार ने ये समझ लिया है कि जो लोग जो हैं वो जो सड़क पे उतरे वो लुम्पेंस हैं? डेमोक्रेसी में इस तरह के आंदोलन का कोई महत्व नहीं है। डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है। अगर सरकार ने ये समझ लिया तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो साथ में चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया। तो जब ये जो जन भावना है
इट विल ट्रांसलेट इनटू कंक्रीट वोट्स। लेकिन कुछ पेच है, इतना ये सीधा अर्थमेटिक नहीं है कि चुनाव जो उत्तर प्रदेश का खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है, इसका एक अलग डायनामिक्स है। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे जो जातीय और रीजनल और कास्ट और रिलीजियस इक्वेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वो दीवार जो है बहुत बड़ी दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, ऐसी दीवार बिहार में भी थी, लेकिन बिहार में दलितों ने, मुसलमानों ने, अपर कास्ट ने, ओबीसीज ने, सब ने इस दीवार को जो है बिल्कुल उसके ऊपर बुलडोजर चला करके नीतीश कुमार को वोट दिया था। उससे सटा हुआ राज्य है ये। अभी तक तो इस तरह का, आपका कहने का मतलब ऐसी चीज उत्तर प्रदेश में जैसा बिहार में रिजल्ट हुआ, जो बिहार में नतीजे हुए, आपका कहने का मतलब है मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, यूपी इलेक्शन भी नहीं उसी मैं जैसे नतीजे फिंगर क्रॉस किया हुआ हूं। ओके। वो इसलिए मैं किया हुआ हूं कि हो सकता है कि इस तरह का जो इफेक्ट जो है, इस तरह की हवा जो है, अगर वो बिहार के बॉर्डर को क्रॉस करके यूपी में घुस गई, तो मैं कह रहा हूं कि भाई इतिहास रचेगी। इस वक्त जबकि पूरी तरीके से यूपी इलेक्शन अब तो सर पे आ गया, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, इस वक्त जो मायावती ने 4 मंत्रियों को बर्खास्त किया है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहती थी कि वो करप्शन और भ्रष्टाचार का से मुक्त करना चाहती हैं, और उसी तरीके से उन्होंने इन 4 मंत्रियों को हटाया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसका जो आपने पहले सवाल पूछा, हाँ, कि हाउ इट इज कनेक्टेड, तो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। मायावती बहुत पहुंची हुई राजनीतिज्ञ हैं, और शी हैज सम वंडरफुल एडवाइजर्स हु कैन प्रीएम्प्ट। जैसा कि मैंने आपको मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के मैंने बताया था कि कांग्रेस पार्टी जो है जब लोकपाल ला रही थी, वीक लोकपाल, तो हमने आपको कहा था कि भाई वीक लोकपाल लाने का मतलब है कि सरकार जो है वो अन्ना से पंगा लेना चाहती है, और इस दौरान जो है एक मुस्लिम रिजर्वेशन का जो है वो शगुफा छोड़ेगी, और वो वैसा हुआ। लेकिन लुक एट मायावती ने भी इस चीज को प्रीएम्प्ट कर लिया, और उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है तो ये 4.5 4 ये ओबीसी कोटा विद इन कोटा का ड्रामा बंद करो, पहले संशोधन करो संविधान में संशोधन किए बिना रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो मायावती इन चीजों को प्रीएम्प्ट कर सकती है, मायावती का ये स्टाइल है। तो ना मायावती नोज कि सरकार जो है वो लोकपाल में अपने पोजीशन को डाइल्यूट नहीं करेगी, और वो ये भी जानती है कि जब ऐसा नहीं होगा तो अन्ना और टीम अन्ना के लोग उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, जहां ये मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाएंगे, और जब भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा तो हमारे ऊपर न गिर जाए, क्योंकि इनके सरकार के ऊपर भी भ्रष्टाचार का बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर आरोप है। तो ये भ्रष्टाचार का पूरा मुद्दा जो है कि कहीं बीएसपी के सर न लग जाए, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही वो तोप जो है अन्ना हजारे और रामदेव का घुमा रहे, उसके लिए ये सब प्रिवेंटिव एक्शंस जो है लिए जा रहे हैं कि भाई इसका नाम लोकायुक्त ने ला दे, बाहर करो। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि why only OBCs and upper caste ministers are being sacked? मुस्लिम मंत्री भी है एक, उसके ऊपर भी बहुत आरोप है, उसको तो नहीं हटाया गया। दलित मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको तो नहीं हटाया गया। तो कुछ कुक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देयर समथिंग कुकिंग। ये बात समझना पड़ेगा कि मायावती जो पिछली बार जो इतना, आपने थोड़ा ढके छुपे लफ्जों में ये भी कह दिया है कि मायावती थोड़ा अपर कास्ट जो है उनके खिलाफ जा सकती हैं, लेकिन मायावती नहीं जा सकती, मायावती नहीं अफोर्ड कर सकती, इट इज अदर वे राउंड। इससे ये सिग्नल मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का अपर कास्ट जो पिछली बार मायावती को जिसने समर्थन दिया था,
वो छिटक रहा है, एंड इट इज इन सम वे अ रिएक्शन कि भाई अपर कास्ट मंत्रियों को जो है बाहर फेंका जा रहा है। ओबीसी जो है, आपके कहने का मतलब है मायावती कुछ कुछ सूंघ रही हैं। बिल्कुल, है ना? मायावती यही इज अ कहना चाहते हैं ना आप? वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन एंड शी She is smelling the things actually just now. She is प्रियम a- थिंग्स। और ये जो आपको दिख रहा है कि जो खबरें आ रही हैं, मायावती 403 में 203 सीट इसलिए जीती क्योंकि दलित, अपर कास्ट और सम सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, इनका जो है वोट मिला, जिसलिए वो शी बिकेम ऑफ। इतना सीट फिर भी क्यों आ गया अचानक से? वो इसलिए आ गया क्योंकि जो सीट जो मुसलमानों ने जो वोट दिया दलित बीएसपी को, वो सीधा जो है वो माइनस हो गया समाजवादी पार्टी का सीट। तो जहां समाजवादी पार्टी और इसके टक्कर बीएसपी और एसपी की सीट पे जो सीधा आमना सामना जो जहां लड़ाई हो रही थी, वहां मुस्लिम का कुछ वोट जो है वो बीएसपी में गया और वो डिसाइसिव हो गया। अब मुस्लिम रिजर्वेशन बिल वो एक अलग तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जो मुसलमानों के इस पूरे 18% वोटर्स के ऊपर जो है कांग्रेस भी जो है वो कुछ अपना चोंच मार रही है ताकि उससे कुछ वो जो है डॉक्टर ले मनीष, सके। मुस्लिम रिजर्वेशन पे हमने अपने इस प्रोग्राम में बात अभी पूरी तरीके से नहीं की है, और बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो इस बिल को लेकर जो उर्दू अखबार तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप जो ये कह रहे हैं कि अखबार वाले जी। और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस पूरे मुद्दे को समझ नहीं पाए, ये सब समझते हैं, ये सब समझते हैं और हम लोगों से ज़्यादा समझते हैं, और इस समझ के बावजूद इस तरह की नादानियाँ करते हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उनका ओपिनियन प्रायोजित है। उन्होंने पहले ही मन बना लिया है कि किसको टेलीविज़न में जाकर के या डिबेट में जाकर के किसको समर्थन करना है, किस चीज़ को गिराना है। कोई मूर्ख ही होगा जिसको ये समझ में नहीं आएगा कि 4.5% में सारे माइनॉरिटीज को डाल करके कौन सा तीर सरकार ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। बिल्कुल, इनके मैनिफेस्टो में 10% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन अलग से। यू कीप योर प्रॉमिस। आप चुनाव से पहले, क्योंकि राहुल गांधी की गर्दन फंसी हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप बरगलाने के लिए आप ये कर रहे हो। अब हमने ब्लैक एंड व्हाइट में 2 दिन पहले कहा, 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि ये अनाउंसमेंट होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो है रैली पे राहुल गांधी निकलेंगे। इट इज ऑल वेल प्लान्ड, आई कुड यू कैन सी द होल प्लान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बूमरैंग भी कर सकता है कांग्रेस के लिए। मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक जो है बहुत बड़ा सवाल है। ये था हमारा आज का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम। तो अपने इस प्रोग्राम में कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।